अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमदीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए कि आपकी मुख्तलिफ खबरों के ऊपर राय क्या है, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग है जनाब। इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो है वो अब सीधा गालियों का तबादला जो है वो स्टार्ट हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू को गालियां देने के ऊपर उतरा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, एक्चुअली इस खबर से जुड़ी एक और बड़े इंटरेस्टिंग एंगल है जो एक्चुअली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये खबर आई किस तरह है बाहर, और ये खबर जो है वो इसके बड़े डीप इफेक्ट्स हैं जो आपके साथ बताने बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही साथ मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं कई महीनों के बाद जो है दोबारा इलेक्शन कैंपेन में नजर आए हैं और कई सालों के बाद दोबारा उन्होंने वही सवाल दोबारा उठाया जो आज से 9 साल पहले उन्होंने पूछना शुरू किया था कि जी मुझे क्यों निकाला। आज गिलगित बल्तिस्तान में भी उन्होंने कहा है कि जी मुझे क्यों निकाला। तो हम कोशिश करेंगे उनको ये जवाब देने की कि उन्हें क्यों निकाला, उनको इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन और कुछ खबरें ज़रा पहले शामिल करते हैं। सबसे पहले जो खबर है वो बजट से मुतल्लिक है। पहले ये खबर आई थी कि जनाब वफाकी बजट जो है वो 5 जून को आ रहा है, लेकिन अब खबर आ रही है कि जनाब ये 5 जून को बजट नहीं आएगा, क्योंकि कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का 3 जून को जो होने वाला इजलास है वो मुलतवी हो गया है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। अब कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास जो होता है वो आमतौर पर बजट से पहले होता है। अगर वो डिले हो गया इसका मतलब है कि फेडरल बजट भी जो है वो अब डिले हो गया है और अब ये कहा जा रहा है कि 8 या 12 जून को मोस्ट प्रॉब्ली जो है अब ये बजट आएगा। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है 10 जून को आए। सो अभी कंफर्म नहीं, 8, 10 या 12 कौन सी डेट होती है वी डोंट नो फॉर श्योर, लेकिन कम से कम अब ये सामने आ रहा है कि 5 जून को कम से कम बजट जो है वो नहीं आ रहा। दूसरी जानिब इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आज मंगल का दिन है, 2 जून है, और इमरान खान साहब की तीनों बहनें जो है वो अडियाला वहाँ पर गई हैं। पुलिस ने फैक्ट्री चौकी के ऊपर जो है उन्हें रोक लिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अपनी सूबाई काबीना MPs और PTI रहनुमाओं के हमरा अडियाला रोड के ऊपर वाक़ फैक्ट्री पुलिस चौकी के ऊपर पहुंचे हुए हैं। पुलिस ने रुकावटें लगाकर अडियाला जेल की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है और आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब ईद से पहले, ये जो भी बड़ी ईद गुजरी थी उससे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से उनके तर्जुमान थे शफीउल्लाह जान साहब, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, अलीमा खान साहब, इन सब ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि 2 जून को हम मुलाकात की अटैम्प्ट करेंगे और अगर हमें नहीं करने दी गई तो उसके बाद जो है दमादम मस्कल अंदर होगा, हम एक बड़ा एहतजाज करेंगे, धरना देंगे। सो वी डोंट नो, अभी जब वीडियो रिलीज़ हो रही है तो अभी भी कम से कम ये एहतजाज फिलहाल चल रहा है। अगले वीलॉग में हम आपको अपडेट कर सकेंगे कि एक्चुअली वो मामला जो है वो कहाँ तक पहुँचा। अलबत्ता अलीमा खान साहबा से वहाँ पर मीडिया ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा हमारा प्लान सिर्फ इमरान खान से मुलाकात होता है, मुलाकात और कैद तन्हाई में ना रखना इमरान खान का हक है। आज मुलाकात ना करवाई तो बैठेंगे। कर्फ्यू लगाया हुआ है, हम रावलपिंडी वाली साइड से आए हैं, अगर उन्होंने हमें जेल में डालना है तो उनके लिए मुश्किल नहीं है, हम चले जाएंगे। उसके बाद उनसे सवाल हुआ कि साबिक आर्मी चीफ की क्या इमरान खान से मुलाकात हुई है। उस पर उन्होंने कहा जी हमने बैरिस्टर गौहर से पूछा है कौन मिलने गया और कियानी या बाजवा इमरान खान को मिलने क्यों जाएंगे। ये इमरान खान की आंखों में आंखें डालकर देख भी नहीं सकते, ये जब डर जाते हैं तो डील की बातें करने लगते हैं। ये सब झूठी खबरें हैं। तो अलीमा खान साहबा ने ट्वीट भी किया था इसके ऊपर। अब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जो है वो दोबारा अपने ही पार्टी के लौंडे लपाड़ों की जो है वो सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया है। सुहेल आफरीदी की मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात से मुतालिक जो है वो सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जी बैरिस्टर गौहर ने बताया था कि सुहेल आफरीदी की मोहसिन नकवी से मुलाकात इमरान खान से मुलाकातों के लिए हुई है। तो अब ये बात अगर बैरिस्टर गौहर खुद वेरीफाई कर रहे हैं कि एक्चुअली इमरान खान साहब से मुलाकातों के लिए जो है ये मुलाकात हुई है, तो इससे पहले शफीउल्लाह जान साहब ने तो कहा था कि नहीं जनाब हमने तो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के मसाइल के ऊपर जो है मुलाकात की थी। तो हमने उसी वक्त की बात की थी कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी मुलाकात मोहसिन नकवी साहब से हो और उसके बाद इमरान खान साहब से मुलाकातों का टॉपिक जो है वो डिस्कस ना हो। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अब अलीमा खान साहब ये कह रही हैं कि उन्हें बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जी ये जो मुलाकात हुई थी ये बेसिकली इमरान खान साहब से मुलाकातों के लिए मुलाकात हुई थी। बैरिस्टर गौहर ने उन्हें कहा कि जो उन्होंने बताया कि मोहसिन नकवी ने कहा है कि हम आपकी कल मुलाकात करवा देते हैं, बुशरा बीबी की फैमिली की भी और आपकी भी। हमने कहा कि ये तो हमेशा झूठ बोलते हैं, हम कहाँ से उनको माने। हमने कहा कि उसको छोड़ें, पहले इमरान खान को अस्पताल में इलाज करवाएं, वो हमारी डिमांड थी। मैंने बैरिस्टर गौहर को कहा था कि अगर मुलाकात करनी है तो बता दो, मीडिया को भी बता दो और हमें भी बता दो। सवाल हुआ कि अगर बैरिस्टर गौहर मुलाकातें कर रहे हैं तो क्या कुछ हो रहा है। अलीमा खान ने जवाब दिया कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, आपको नज़र आ रहा है कुछ। तो जब बहनों को नज़र नहीं आ रहा तो फिर और किसको क्या नज़र आना है। मतलब बाकी जितना लौंडा लपाड़ा है वो बैठ के इसमें से जो मर्जी खंगालता रहे, उसमें और कुछ नहीं है।
दूसरी जानब गिलगित बल्तिस्तान की जो इलेक्शन कैंपेन जनाब चल रही है, उसमें नवाज शरीफ साहब जो है वो तो इलेक्शन कैंपेन करने के लिए वहाँ पे पहुँच गए हैं। उन्होंने वहाँ पे अवामी इज्तिमा से जो है वो खिताब भी किया। अब मेरी इत्तलात के मुताबिक ये अवामी इज्तिमा एक्चुअली नहीं था, ये मुस्लिम लीग नून के ज़्यादातर ओहदेदार ही वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। मेरी मुस्लिम लीग नून की एक सोर्स से आज बात हुई थी, तो वो ये कह रहे थे कि कोई अवामी इज्तिमा या कोई जलसा नहीं है, बेसिकली अपने तंजीमी जो ओहदेदार हैं उन्हीं को यहाँ पर बुलाया हुआ है। उन्होंने क्या तकरीर की है ज़रा मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ, लेकिन जहाँ पे एक जगह मुस्लिम लीग नून के सदर जो हैं नवाज शरीफ साहब, उन्हें कैंपेन की जो है इजाज़त मिली, उन्हें एनओसी भी जारी किया गया। वहीं पे सलमान अकरम राजा साहब ने जो है, जो सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई के, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा आज मुझे शौकत बसरा, नईम हैदर पंचोता और ज़हीर बाबर को गिलगित बल्तिस्तान दाखिल होते ही जल थाने की हदूद में आगे जाने से रोक दिया गया। मेरा नाम डीएसपी के पास दर्ज था। मैं और आईएसएफ के आए दोस्तों को पुलिस की गाड़ियों के नरगे में सुबह बदर कर दिया गया। इमरान खान और आज़ादी कौम का फैसला। तो इससे पहले जुनैद अकबर हो गए, उनको इजाज़त नहीं मिली। असद कैसर साहब की फ़्लाइट मिस करवा दी गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल को भी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में एंटर नहीं होने दिया गया और उन्हें निकाल दिया गया कि जनाब आप यहाँ पे कैंपेनिंग नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अ कंपैरिजन कि एक जगह पीटीआई के लोग जो हैं वो उन्हें रोका जा रहा है और दूसरी जगह मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं उन्हें खुली इजाज़त है कि वो जो है वो कैंपेन वगैरह कर सकते हैं। और सिर्फ वो नहीं, उनके दीगर रहनुमा भी ऑलरेडी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद हैं। सिर्फ वो नहीं बल्कि आसफा भुट्टो भी जो हैं वो भी वहाँ पर पहुँच गई हैं। आज उन्होंने भी जलसे से खिताब किया है। तो बाकी जमातों को जो है वो कैंपेनिंग की इजाज़त है, लेकिन पीटीआई को इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। साथ ही साथ अब नवाज शरीफ साहब ने जो इज्तिमा था उससे जो खिताब किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा बहुत सालों बाद आज मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के दरमियान आया हूँ। गिलगित बल्तिस्तान की सड़कों की हालत देखकर अफसोस हुआ। पूछना चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान को नज़रअंदाज क्यों किया गया। उन्होंने कहा जी मैं वहाँ से जब निकला हूँ तो मैंने सड़क के ऊपर देखा तो सड़क के ऊपर हर जगह खड्डे वगैरह पड़े हुए थे। बड़ा उन्होंने कहा जी मेरे दिल को जो है वो दर्द हुआ कि यहाँ पे जो है ये सारी सूरत हाल क्यों थी। उन्होंने कहा मैं तो यहाँ पे जो है सड़क बनाना चाह रहा था और मैं चाहता था यहाँ से सड़क जो है वो खुजराब पास तक जो है वो जानी चाहिए। मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। अगर उनको इन्फॉर्मेशन होती या उन्होंने ट्रैवल किया होता, क्योंकि मैं तकरीबन हर साल ही मैं वहाँ पर जाता हूँ, वहाँ से लेके खुजराब पास तक ऑलरेडी सड़क बनी हुई है। अब आपको पता नहीं है लेकिन वो सीपेक का हिस्सा है, ऑलरेडी वहाँ पे सड़क बनी हुई है। सीपेक की सिक्योरिटी भी एक्चुअली वहाँ पे उस हाईवे के ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आप वहाँ पे जाते तो देयर आर पोर्शंस जहाँ पे आप एक्चुअली 100-120 की स्पीड पे भी गाड़ी चला सकते हैं। दैट इज़ सो गुड। मेरे ख्याल में मियाँ साहब को किसी ने बताया नहीं हुआ था। प्रॉब्लम जो है, बल्कि इवन गिलगित बल्तिस्तान से आप पहले भी आ जाएँ तो रायकोट के ब्रिज तक जो है वो बड़ी शानदार किस्म की ऑलरेडी सड़क बनी हुई है। प्रॉब्लम जो है वो थाकोट से लेकर रायकोट ब्रिज तक है। वो अब जाहिर बात है अगर आप बाय रोड ट्रेवल करें, मियाँ साहब ने कितने बाय रोड ट्रेवल करना है कि उनको पता लगे ना। मियाँ साहब ने कभी बाबू से टॉप को क्रॉस करना है कि उनको पता लगे कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं या लोग बेचारे किस तरह वहाँ पे फंसते हैं, या वहाँ पे सिक्योरिटी के या ट्रैफिक के किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी कोई इंतजाम नहीं है ट्रैफिक को संभालने का। बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी मुझे 5 मिनट पहले पता लगा कि स्कर्दू की जो रोड है वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुई है और वो दोबारा बंद हो गई अभी इसी वक्त। और वो सड़क जो है वो तकरीबन महीने में 1-2 दफ़ा तो ज़रूर बंद होती है। और ये भी मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ। मैं तो ये सूरत हाल है। सड़क अच्छी बनी हुई है, ये नहीं है कि स्कर्दू की सड़क अच्छी नहीं बनी हुई। और एक्चुअली इसका क्रेडिट मियाँ साहब को जाता है कि मियाँ साहब के दौर के अंदर जो है FWO के ज़रिए सड़क बनाई गई थी, लेकिन उस सड़क के बनने के बाद जो है वहाँ पे जो लूज रॉक है वो इतना ज़्यादा है कि बार बार जो है वो सड़क के ऊपर लैंड स्लाइडिंग होती है और वो सड़क जो है बंद हो जाती है। तो मियाँ साहब सेठ के जी थाकोट से लेके रायकोट ब्रिज तक या गिलगित तक जो है अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है एक शानदार किस्म की सड़क होनी चाहिए। वेरी गुड, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि लोगों की ज़िंदगियाँ आसान हो जाएंगी। दूसरा, मियाँ साहब ने जो है वो कहा कि जी स्कर्दू एयरपोर्ट जो है हम बड़ा करेंगे, हर हफ्ते यहाँ पे 30 फ्लाइट्स होनी चाहिए। ऑलरेडी स्कर्दू एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो PIA और एयर ब्लू ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है। मैं साथ साथ आपको फैक्ट चेक भी बताता जा रहा हूँ और मेरे सुनने में आया कि फ्लाई जना भी जो है स्कर्दू के लिए अपनी फ़्लाइट शुरू करने वाला है। साथ ही साथ लेकिन गिलगित का जो एयरपोर्ट है वो बड़ी खस्ता हालत के अंदर है और वहाँ पे ATR जहाज़ी जो है वहाँ पे लैंड करता है। तो वहाँ के लोगों की बड़ी डिमांड है कि गिलगित जो है जो एक सूबाई दारुल हुकूमत है वहाँ की जो एयरपोर्ट है वो तो कम से कम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट होना चाहिए ताकि बैरून मुल्क जो टूरिस्ट है वो सीधा आके यहाँ पे लैंड कर सके। पहले उसे इस्लामाबाद आना पड़ता है, फिर इस्लामाबाद से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके या वो गिलगित जाता है या स्कर्दू जाता है। खैर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया। उन्होंने कहा मैं इस दौरान एक्चुअली साकिब निसार साहब के को भी उन्होंने थोड़ा सा तंज किया। उन्होंने कहा वो डैम वाला बाबा किधर है, वो बादशाह डैम के ऊपर उन्होंने कहा था ना मैं पैरा शरा दूंगा, तो थोड़ा सा उन्होंने उसका जिक्र किया। लेकिन वहाँ पे किसी ने जो है वो साकिब निसार को गद्दार का नारा उन्होंने मारा तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये नारा नहीं, विच वॉज गुड। एक्चुअली मुझे अच्छी लगी ये बात कि उन्होंने कम से कम ये गद्दारी वाले जो नारे हैं ये कभी भी किसी के अगेंस्ट नहीं लगने चाहिए। आपका सियासी इख्तलाफ है या कुछ भी है, ये गद्दारी शदारी वगैरह के नारे जो है वो नहीं लगने चाहिए। दूसरा, उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे भी गिला है कि मैं आपसे भी जो है वो मैं सवाल करना चाहूँगा कि मुझे क्यों निकाला, तो मुझे क्यों यहाँ से जो है वो बाहर जाने दिया गया। ये मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि 9 साल के बाद भी
नवाज शरीफ साहब आज भी ये सवाल कर रहे हैं कि उन्हें क्यों निकाला। 9 साल हो चुके हैं, 9 साल में मियाँ साहब को अच्छी तरह पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है आपको क्यों निकाला। लेकिन सवाल ये है कि एक्चुअली आज आप उस सर्कल को दोबारा घूम के आके दोबारा वहीं पे खड़े हुए हैं जहां पे आपको भी पता है, हमें पता है कि जिस दिन टाइम खत्म हुआ तो फिर आपको जो है निकाल दिया जाएगा और कुछ पता नहीं। फिर शहबाज शरीफ साहब हर जगह ये सवाल करते फिरें कि मुझे क्यों निकाला। ठीक है, और दिस विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग अगर दोनों भाई एक ही सवाल करते रहे कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। उधर इमरान खान भी जो है वो जेल में बैठ के यही सवाल करे कि मुझे क्यों निकाला। तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, और अगर आपको नहीं पता तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आप एक रेफरेंडम करा लें, पूरी पाकिस्तान की आवाम आपको बता दी कि आपको क्यों निकाला। असल बात यह है। लेकिन हमारे सियासतदान, मैं इसीलिए बार बार ये बात कहता हूं कि हमारे सियासतदान जो है वो एक्चुअली डेमोक्रेट हैं ही नहीं। वो बार बार जाते उसी रूट के ऊपर हैं जहां से बार बार जो है मार भी खाते हैं। और इसीलिए चाहे ऑल ऑफ देम, और ये मैं पीटीआई हो जाए, नून लीग हो जाए, पीपल्स पार्टी हो जाए, सब उसी रूट के ऊपर चलते हैं। तो आज आप दोबारा उसी रूट के ऊपर चल रहे हैं, फिर साथ जाके सवाल भी करते हैं कि मुझे क्यों निकाला। अजीब बात है। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान शाजिया मरी ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल की मजम्मत की है। उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत असर रसूख और सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रही है, वुज़रा की इंतखाबी मुहिम में मौजूदगी और मदाखलत शफाफ इंतखाबात पर सवालिया निशान है। आप इसकी बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक जमात के लोगों को अंदर घुसने ही नहीं दे रहे। आपको तो अभी सिर्फ इस बात का गिला है कि जनाब वफाकी वुज़रा जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो वहाँ पे एक प्रॉपर सियासी जमात के रहनुमाओं को इजाज़त नहीं मिल रही कि वो वहाँ पे एंटर हों। उनको टक टक करके उठा के जो है वो सूबे से बाहर निकाला जा रहा है। ये सूरत हाल है। इसके अलावा उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो के फॉर्म 45 और 47 से मुतल्लिक बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। बिलावल भुट्टो ने अवाम से अपने वोट और फॉर्म 45 की हिफाजत का कहा था। दुरुस्त फॉर्म 45 की मौजूदगी में कोई अवामी मैंडेट जो है नहीं चुरा सकता। इसके अलावा जहाँ पे सड़कों की बात हो रही है तो वहीं पे एक्सप्रेस ने आज ये रिपोर्ट किया है कि मुल्क में मानसेरा चल्लास नई मोटरवे और बाबूसर टॉप पर पाकिस्तान की तवील तरीन सुरंग की तामीर की जाएगी। ये नई खबर नहीं है, ये एक्चुअली पुरानी खबर है। आज से पहले तकरीबन साल 1.5 साल पहले से इसकी प्लानिंग जो ऑलरेडी चल रही थी, और वो प्लानिंग यही है कि एक नया रूट जो है वो बनाया जाए बाबूसर टॉप के बजाय, और वो रूट जो है बेसिकली एक टनल रूट हो। और वो टनल रूट की वजह से उसको बनाने की बहुत बड़ी वजह ये है कि बाबूसर टॉप के ऊपर जो है तकरीबन अक्टूबर नवंबर में जाके बर्फबारी हो जाती है। जैसी बर्फबारी होती है 6 महीने के लिए वो जगह जो है बंद हो जाती है, और उसके बाद आपका रास्ता जो है कागान नारान से टूवर्ड्स चलास गिलगित बल्तिस्तान बंद हो जाता है। लोगों को कराकोरम हाईवे से आना पड़ता है, जो तकरीबन 2.5 घंटे लंबा सफ़र है। तो यहाँ पे एक टनल की शक्ल के अंदर जो है एक सड़क बननी है। उसके वाले से दोबारा अब ये खबर आई है कि जनाब वफाकी वज़ीर मौसलात अब्दुल अलीम खान साहब की सदारत में नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एक अहम इजलास हुआ है, और इसमें मानसेरा ता चल्लास नए मोटरवे मनसूबे पर तफसीली गौर किया गया। प्लान पहले का बना हुआ है, दोबारा इसको जो है इस पर गौर किया गया है। और इसमें बताया गया मानसेरा कागान नारान झलकट और चिल्लास पर मुश्तमिल नई मोटरवे तामीर की जाएगी, जिसे बराह रास्त चीन से मुंसलिक किया जाए। चीन से मुंसलिक करने का मुराद ऑलरेडी वो जो सीपे का रूट बना हुआ है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, KKH जो है वो गिलगित से होती हुई हुंजा से होती हुई ऑलरेडी गुजरात तक जो है वो पहुंची हुई है, उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली वो प्लान है। मनसूबा 2 मरहल में मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में मोटरवे मानसेरा से कागान नारान और बाबूसर टॉप तक जो है वो तामीर की जाएगी, जबकि दूसरे मरहले में इसे बाबूसर टॉप से चिल्लास तक जो है वो तोसी दी जाएगी। तो ये बाबूसर टॉप से चिल्लास तक जो है तकरीबन 40 किलोमीटर बनता है। ये दूसरे मरहले में आएगा, और उससे पहले वाले हिस्से में नारान से लेके बाबूसर टॉप तक जो है। लेकिन मैं वैसे ही सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि अगर ये बन गई तो ऑलरेडी माहौलियाती जो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है बाबूसर टॉप के आसपास, मतलब जो लोग एक्चुअली वहाँ पे जाते हैं, इंतहाई बुरे हालात हैं वहाँ पे। कोई एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखा जा रहा। डीजल वाली गाड़ियाँ दम दम करके वहाँ पे धुआं मार रही हैं। वहाँ पे ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होते जा रहे हैं। बुरा हाल है उस एरिया का। मैं तो कभी कभार वैसे ही अपनी फैमिली के साथ मैं बात कर रहा था तो मैं कह रहा था कि इन बच्चों को जो है ना दिखा दो जितनी बर्फ़ यहाँ पे दिखानी है, क्योंकि जितनी तेज़ी से एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रही है इस पूरे एरिया के अंदर, कुछ पता नहीं 10-15 साल के बाद यहाँ पे बर्फ़ पड़ना ही बंद हो जाए। यू नेवर नो, क्योंकि जो सूरत हाल चल रही है। खैर, इसके अलावा जनाब फवाद चौधरी साहब ने जनाब एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा इमरान खान और PTI के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात को दूर करना है, क्योंकि कोई बादशाह फ़ौज के बगैर हुकूमत नहीं कर सकता। ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अपने जमहूरी असूलों को कुर्बान कर दो, तवाज़ुन ही ज़िंदगी है। इसके अलावा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मोहसिन नकवी की कराची में एक अहम मुलाकात हुई है। ये मुलाकात 2 घंटे जो है वो जारी रही है। इसके अलावा पश्तून मिली अवामी पार्टी के सरबराह और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई के खिलाफ रियासती इदारों के खिलाफ मुबैना इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करने के इल्ज़ाम पर चमन में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान की एक पूरी तारीख है अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ जो है वो मुकदमे बनते हैं। अचकज़ई साहब के खिलाफ जनाब इस दौरे हुकूमत में एक और मुकदमा जो है बना दिया गया है।
उन्होंने ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ अफगानिस्तान से मुतसिल सरहदी शहर चमन में एक जलसे से खिताब किया था। उसमें उन्होंने मुल्की सियासी सूरत हाल, सरहदी मामला और हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर जो है उन्होंने तनकीद की थी। और इसी सिलसिले में जो है मुकदमा चमन के सिटी थाने के अंदर जो है अब उनके खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा रुकने पंजाब असम्बली साकिब चद्दड़, जिनका वो जो मोमना इकबाल वाला मामला चल रहा था, मोमना इकबाल की तो जो है वो शादी वादी हो चुकी है, बल्कि उनकी फैमिली की तरफ से ये तस्वीर भी जो है ये सामने आई है। शादी की ये तस्वीर है जिसके अंदर वो अपने ससुरालियों के साथ बैठी हुई है और एक गाली का निशान जो है वो एक्चुअली इनके ससुराली जो है वो दे रहा है। वो गाली किसको दे रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये तस्वीर जो है ये सामने आई है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक इशारा जो है वो किया जा रहा है। अब बहुत से सार्फिन ने अपनी अपनी कॉमेंट की है कि यह गाली जो है एक्चुअली किसको दी जा रही है। बहरहाल साकिब चद्दड़ के असासों की तफसीलात के हसूल के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। दरख्वास्त मियां आसिफ महमूद एडवोकेट की जानिब से जमा कराई गई है, जिसमें साकिब चद्दड़ के कागजात नामजदगी और असासों की तस्दीक शुदा नकूल फराहम करने की सदा की गई है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक साकिब चद्दड़ के खिलाफ स्पीकर पंजाब असम्बली के पास नाअहली की दरख्वास्त पहले ही दायर की जा चुकी है, इसलिए उनकी रुकनियत बरकरार रहने या ना रहने की जांच पड़ताल के लिए इंतखाबी रिकॉर्ड का मुआयना जो है नागुज़ीर है, ये कहा गया दरख्वास्त में। उन्होंने कहा कि रुकने पंजाब असम्बली पर एक खातून को महंगी गाड़ियाँ, कीमती तहफ़ और जायदाद गिफ्ट करने के जो है वो इल्ज़ामात हैं। ये तो वैसे वो खुद भी मानते हैं, उनके वकील भी कहते हैं कि करोड़ों की तादाद में जो है वो पैसा दिया गया या गिफ्ट दिए गए, तो उसके सोर्स ऑफ इनकम क्या है ये बड़ा ज़रूरी है, ये तो वाकई पता होना चाहिए कि इतने पैसे इनके पास कहाँ से आए। इसके अलावा पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर जो है वो एक खबर सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो फेक न्यूज़ एक्चुअली चलना शुरू हो गई, और वो ये थी मारूफ गुलकारा ताहिरा सैयद साहिबा के हवाले से कि खुदा न खास्ता उनका इंतकाल हो गया है, लेकिन ये झूठी खबर थी और इस किस्म की अफवाहें जो है वो गर्दिश कर रही थी कि जनाब अमेरिकी शहर डैलस के अंदर जो है उनका इंतकाल हुआ है, लेकिन ये गलत खबर थी। और उसके बाद उनकी फैमिली की जानिब से जो है इस खबरों की सख्ती से तरदीद की गई है। व्हाट्सएप ग्रुपों में आमतौर पर इस किस्म की फ़ेक न्यूज़ जो है वो 1 मिनट में फैलाई जाती है। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये आई है कि वफाकी हुकूमत ने दोहरी शहरियत रखने वाले सरकारी अफसरान के गिरद शिकंजा सख्त करते हुए वज़ीर आज़म की मंजूरी से सरकारी मुलाजमीन के लिए गैर मुल्की शहरियत और सफरी दस्तावेज़ात से मुतल्लिक नया ज़ाब्ता कार जो है वो जारी कर दिया है, और उसके मुताबिक हर सरकारी मुलाजिम को तकर्री के वक्त और हर साल डिक्लेरेशन जमा करवाना होगा कि वो खुद या उसके ज़ेर कफ़ालत अफराद यानी बीवी और बच्चे किसी गैर मुल्की शहरियत के हामिल हैं या उनके पास कोई गैर मुल्की सफरी दस्तावेज़ है या नहीं है। दैट इज़ वेरी गुड, ये पता होना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी वजह, इस पर बहुत लंबी एक डिबेट होती रही है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि सरकारी अफसरान जो है उनके पास कई दफ़ा जो होता है इस तरह होता है कि टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उनके पास आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतल्लिक ये सारी डिटेल्स उनके पास आ रही होती है। तो आप अगर एक दोहरी शहरियत रखते हैं, जब आपकी पार्लियामेंट के अंदर दोहरी शहरियत वाला बंदा नहीं दाखिल हो सकता, तो फिर आपके सरकारी दफातर के अंदर जो है वो दोहरी शहरियत वाला बंदा क्यों दाखिल हो? एक पॉइंट। दूसरी बात यह कि वो केसेस डिफरेंट हैं कि अगर वो पैदाइशी तौर पे ही दोहरी शहरियत रखते हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट डिबेट कि क्या उनको इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं, लेकिन कम से कम अब आपको डिक्लेरेशन जो है वो आपको ज़रूर देना चाहिए। लेकिन मैं इसके अंदर एक एडिशन करना चाहूँगा, और वो एडिशन ये है कि हमारी अपनी इंडस्ट्री से मुतल्लिक मेरी नज़र में ये मेरी राय है कि पाकिस्तान के जितने टेलीविज़न चैनल्स हैं उनके तमाम एंकर्स की भी दोहरी शहरियत डिक्लेयर होनी चाहिए। ये भी डिक्लेयर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जिस शख्स को आप एक्चुअली टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं उसके पास किस किस मुल्क की शहरियत है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा किसी पे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पेज कहीं और से टाइट हो रहे हैं और वो कहीं और से उसकी तरामें जो है वो हिलाई जा रही हैं। तरामें पतंगबाजी वालों को पता होगा, तो ये पता होना चाहिए ना उसका। नहीं, आप बेशक उसको प्रोग्राम करने दें, मैं प्रोग्राम करवाने से नहीं रोक रहा, लेकिन पता तो होना चाहिए। यहाँ पे कई ऐसे थे जो कई साल एक्चुअली बैठे रहे, बाद में पता लगा किसी ने ग्रीन कार्ड लिया हुआ था, किसी ने अमेरिका की सिटीजनशिप ली हुई थी, कोई इंग्लैंड की जानिब जो है वो जा रहा था। नो इशू, मैं उनकी हुबुल वतनी पे सवाल नहीं कर रहा, लेकिन लोगों को तो पता होना चाहिए ना कि भाई आपके पास और किस किस मुल्क की शहरियत है। क्योंकि ज़हन में रखिएगा, जब आप किसी और मुल्क की जब शहरियत लेते हैं ना, तो आपको वहाँ पर जाके एक हलफ देना पड़ता है। मिसाल के तौर पर यूके के अंदर अगर आप एक जाके वहाँ की शहरियत लेते हैं, तो आपको वहाँ पे जाके हलफ लेना होता है कि मैं मलका के, अब मलका तो नहीं, अब तो बादशाह आ गया हुआ है, लेकिन पहले ये होता था कि जी मैं मलका के साथ वफादार रहूँगा। तो अगर आप ये हलफ ले रहे हैं कि आपकी जो है वफादारी जो है वो किसी दूसरे मुल्क के बादशाह, सदर या पार्लिमानी निज़ाम या वज़ीर आज़म के साथ है, तो फिर ज़ाहिर बात है यहाँ वाले सवाल तो आपसे कर सकते हैं कि भाईजान अगर ऐसा मौका आ गया तो दोनों में से चूज़ किसको करोगे। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे बेशरम हैं जिनके पास एक्चुअली अमेरिका की जो है वो ग्रीन कार्ड है या सब कुछ है, इसके बावजूद जो है वो अपनी लॉयल्टी शो करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ, मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं। और उसके बाद वो शो भी करते हैं कि नहीं नहीं देखिए अमेरिका ने तो यूं कर दिया, अमेरिका ने साइफर भी भेजा और अमेरिका ने जो है वो इमरान खान की हुकूमत भी गिराई, लेकिन बैठे भी उन्हीं की गोद में जाके।
ऐसे ऐसे बेशर्म भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन खैर चलता है। अमेरिका की जहाँ पे जनाब बात हो रही है, तो एक्सियोस ने बेसिकली खबर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नंगी गालियाँ देने के ऊपर जो है वो उतरा है। अब ये पहले खबर आप सुनिए, उसके बाद जरा मैं इसका एक दूसरा एनालिटिकल पॉइंट जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। खबर क्या है? मैं गाली नहीं दूंगा, जो आप बस ये सामने लिखा हुआ है आप इसको खुद ही पढ़ लीजिए, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं। आई डोंट नो, बल्कि मैं कहूँगा इस गाली को भी आप अपनी टीम को कहूँगा इसको भी आप ब्लर कर दें, मैं नहीं रिपीट करना चाहता। ट्रंप फ्यूम्स एट नेतन्याहू इन कॉल ऑन लेबनान। खबर कहती है जी, ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ एक सख्त और नाजेबा अल्फाज पर मबनी फ़ोन कॉल में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर लबनान में इसराइल की बढ़ती हुई फौजी कार्रवाइयों के हवाले से शदीद तनकीद की। बेसिकली बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है लबनान के ऊपर हमले कर दिए, और उसकी वजह से कल जो है वो ईरान ने मुज़ाकरात की जो एक प्रोसेस चल रहा था उसमें से अपने आप को पुल आउट कर लिया। तो उसके ऊपर ये खबर आई है कि जनाब बेंजामिन नेतन्याहू को अच्छी खासी जो है वो सुनाई गई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि तुमने लबनान के ऊपर ये बमबारी क्यों की है। इस बात की तस्दीक 2 अमरीकी हुकाम और एक तीसरे जरिए ने की, जिन्हें इस फ़ोन कॉल के बारे में ब्रीफिंग दी गई थी। जरिए के मुताबिक फ़ोन कॉल के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल करार दिया और उस पर नाशुक्री का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने बैरूत पर इजरायली हमले के मंसूबे को भी रोक दिया। एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि अगर वो बैरूत पर बमबारी की धमकी पर अमल करते हैं तो इससे दुनिया भर में इसराइल मजीद तनहा हो जाएगा। 2 ज़रा के मुताबिक ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने नेतन्याहू को जेल जाने से बचाने में मदद की थी, जो नेतन्याहू के खिलाफ जारी बदउनवानी के मुकदमे में उनकी हिमायत की तरफ इशारा था। एक अमरीकी अहदेदार ने ट्रंप के अल्फाज का खुलासा यूं पेश किया, तुम बिल्कुल पागल हो, अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हें बचा रहा हूं, अब सब तुमसे नफरत करते हैं, इसी वजह से सब इसराइल से भी नफरत करते हैं। एक और जरिए के मुताबिक ट्रंप ने शदीद गुस्से में थे और एक मौके पर उन्होंने नेतन्याहू से चीख कर कहा, तुम आखिर कर क्या रहे हो। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ट्रंप जानते थे कि हिजबुल्लाह इसराइल पर हमले कर रही थी और इसराइल को अपना दिफा करने का हक हासिल है, लेकिन उनका ख्याल था कि हालिया दिनों में नेतन्याहू गैर मुतनासिब अंदाज में कशीदगी बढ़ा रहे थे। अच्छा, अब इसमें मैं जरा एक डिफरेंट एंगल शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के आपस में फ़ोन पे बात हो रही है, किसने जाके किसी को कहा होगा, मतलब दोनों में से किसी एक बंदे ने जाके किसी को जाके इन्फॉर्म किया होगा, तुम पता मैं गाला गड्डियाँ ने उन्होंने जाके, कॉमन सेंस की बात है ना। अब ये मुझे मत कहिएगा कि यहाँ पे 36 बंदे उस फ़ोन कॉल को सुन भी रहे थे, जो एक वज़ीर आज़म और एक प्राइम मिनिस्टर के दरमियान हो रही थी। ऐसा होता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है, बीच में इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो रही है, वहाँ से मुसाद होगा, यहाँ से हो सकता है CIA हो या सीक्रेट सर्विस हो जो अमेरिकी प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी का ख्याल रखती है, हो सकता है वो सुन रहे हो आपस में। लेकिन एक्चुअली इतनी पर्सनल कन्वर्सेशन कि जनाब एक सदर ने एक वज़ीर आज़म को, इसराइली वज़ीर आज़म को गालां कढ़ियाँ ने बह के, ये बात जो है वो अखबार तक किस तरह पहुँचेगी? सबसे पहली बात ये सोचने वाली है। दूसरी बात ये मेरी राय है, मैं ये नहीं कह रहा खबर है, लेकिन मेरी राय है, मेरे ख्याल में खबर जानबूझ के प्लांट करवाई गई है। और प्लांट करवाने का बेसिक मकसद जो है वो ये है कि ट्रंप को ये नज़र आया कि ईरान ने जो है वो ये जो कुछ किया है। आप देखिए कि यहाँ पे ये खबर आई कि जनाब ईरान ने अपने आप को पुल आउट कर लिया, और साथ ही ये खबर आई कि जनाब ट्रंप ने बढ़िया गाला कढ़ियाँ ने, ओहो और ये ऐसी तैसी फेर के रखती है। ये मेरे ख्याल में सिर्फ एक पब्लिक पोजीशन जो है वो ली गई है कि जनाब आप जिस चीज़ पे नाराज़ थे ना, हमने उसको एड्रेस कर दिया। असि बढ़िया सुनाइयाँ ने। वो आम तौर पे किसी बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना, तो वो पेरेंट टीचर मीटिंग में जब आप स्कूल जाते हैं, टीचर से मिलते हैं, माँ या बाप साथ बैठे होते हैं, टीचर उसकी शिकायत करती है कि देखें इसने यूँ किया, देखें उसने यूँ किया। माँ बाप कहते हैं अब आप फिक्र ही ना करें, मैं ये हड्डियाँ तोड़ दिया, तुम देखो तो घर जाके मैं करने की है। घर जाके वो बच्चे को बिठा के खबरदार, आज के बाद ये खबरदार, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे भी जो है वो मेरे ख्याल में ये खबर जानबूझ के लगवाई गई है कि बढ़िया गाला कढ़ियाँ ने। इसराइल का जो लॉबी है, मतलब मैं थोड़ी सी अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में अगर आपको बताऊं कि इसराइल की लॉबी इतनी तगड़ी है कि वहाँ पे ये कहा जाता है, अमेरिकन पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि इसराइली लॉबी की सपोर्ट के बगैर कोई भी शख्स वाइट हाउस के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। सदर के मैं ओहदे की बात कर रहा हूँ। तो इतना डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हो जाए कि वो बेंजामिन नेतन्याहू को गालियाँ निकालना शुरू कर दे। हो सकता है मजाक में कोई बात की गई हो, डेफिनेटली है, लेकिन मेरा ख्याल में ये जानबूझ के खबर जो है लगवाई गई है ताकि ईरान को जो है बेसिकली सेटिस्फाई किया जा सके। क्योंकि ज़हन में रखिएगा कि ट्रंप इस वक्त बहुत मुश्किल में फंसा हुआ है। ट्रंप को जो है वो ईरान के साथ ये मुआहदा करना है, हर सूरत करना है, और इसीलिए सिर्फ उनको पैसिफाई करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो है मेरे ख्याल में ये खबर लगवाई गई है ताकि वो ज़रा ठंडे हो जाए कि देखो जी हमने बड़ी सुनाई ऐसी बढ़िया गाला कढ़ियाँ ने उन्होंने, बस और कुछ भी नहीं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।